हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है 5 ईयर प्लान। तो ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स तक का आ जाता है और इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ें आज मैं आपको 1 बाय 1 करके कवर करवा दूंगा। देखो, इससे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 में जब हमारी कंट्री आज़ाद होती है तो उस टाइम हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल सिचुएशन क्या थी वो हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारी 72% पॉपुलेशन लगी हुई थी और वो हमारी जीडीपी के अंदर सिर्फ 50% कंट्रीब्यूट कर रहा था और वहां पर जमींदारी सिस्टम और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लोगों की एक मजबूरी बनी हुई थी। इसके अलावा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत ज्यादा बुरा था, बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई था, डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा कम थी, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम था। इसके अलावा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास थोड़े बहुत रेलवे की स्टार्टिंग हुई थी या थोड़े बहुत रोड वगैरह थे। तो हमने ओवरऑल कंडीशन हमारी क्या थी 1947 में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। देश के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर सबकी बुरी हालत थी। अब ऐसे में जब हमारी कंट्री आज़ाद होती है तो हमारे जो उस टाइम के लीडर्स थे, जो हमारे उस टाइम के बहुत बड़े बड़े नेता थे, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाए। देखो, जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर से जा रहे थे ना, तो हमारे प्लानर्स को, हमारे लीडर्स को ये भी चैलेंज देकर गए थे कि इंडियंस इतने भी एबल नहीं हैं कि वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना पाए। तो हमने 2-2.5 साल के अंदर एक बेहतरीन सा कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के अंदर बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब किस तरीके से देश के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी। उसके बाद पार्टीशन भी हो गया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को किस तरीके से गरीबी से निकालना है, बेरोजगारी से निकालना है और कैसे देश को आगे बढ़ाना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस चैलेंज के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनके साथ मीटिंग्स करी, जिसमें सबसे जो फेमस नाम है पीसी महालनोबिस, क्योंकि ये जो पूरा 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट है वो पीसी महालनोबिस ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था। देखो, 5 ईयर प्लान का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को देखते हुए अगले 5 साल में बड़े बड़े क्या काम करने वाली है, उसका परफॉर्मा, उसका स्ट्रक्चर पहले से ही तैयार कर ले। इसी को हम कहते हैं 5 ईयर प्लान। क्योंकि 1947 में जितनी बुरी हमारे देश की कंडीशन थी ना, उसको आगे लेकर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत ही सोच समझकर अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को देखते हुए एक बेहतरीन प्लानिंग करने की तैयारी करी, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, 5 ईयर प्लान। यानी गवर्नमेंट अगले 5 साल में क्या काम करने वाली है उसको पहले से ही डिसाइड कर लेगी और उसके हिसाब से फिर क्या करेगी, काम करेगी। 1950 के अंदर इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना के तैयार की जाती है जिसका नाम होता है प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है। प्लानिंग कमीशन की बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रखे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को रखा जाता है वहां पर, और उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है कि देश के अंदर कंट्री के रिसोर्सेज को देखते हुए आप ये प्लानिंग करो कि अगले 5 साल में हमारी कंट्री को किस चीज की सबसे ज्यादा नीड है और हर 5 साल में हम क्या करेंगे, अपनी इस जो हमारी जरूरत होगी, जरूरत के हिसाब से हम क्या करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, हम जरूरत के हिसाब से प्लानिंग बनाएंगे। तो ये जिम्मेदारी दी गई प्लानिंग कमीशन को। तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी ऑलमोस्ट। अभी हम चैप्टर में सारी चीजें 1 बाय 1 करके कवर भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है, 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान में हम सबसे पहले समझेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, इकोनॉमिक और सोशल स्पेस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है, फिर हम समझेंगे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, 5 ईयर प्लान को समझेंगे, 5 ईयर प्लान इंडिया में क्यों अपनाया गया, गोल्स क्या था 5 ईयर प्लान का, ठीक है। इसके अलावा अचीवमेंट्स इन 5 ईयर प्लान, तो क्या 5 ईयर प्लान से हमारे देश को कुछ फायदा हुआ भी या नहीं हुआ, तो वो भी चीजें हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर को। भाई जितनी चीजें पढ़ाता जाऊंगा हैंड टू हैंड नोट करते रहना, तो क्या होगा, पूरा एक जो आपका नोट्स है वो तैयार हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग का सिंपल सा मतलब यह है कि कंट्री का, देखो जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए तो हमारी इकोनॉमी कितनी बुरी कंडीशन में थी, कितनी वर्स्ट सिचुएशन में थी, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब
करना क्या था कि देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को देखते हुए देश को अब आगे लेकर जाना था, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब यही होता है कि कंट्री के रिसोर्सेज को देखते हुए और कंट्री की प्रायोरिटीज को देखते हुए उन रिसोर्सेज को क्या करना, इस्तेमाल करना, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, किसके अकॉर्डिंग, नेशनल प्रायोरिटीज, देश की जरूरत के हिसाब से देश के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जब हमारे देश के अंदर से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज हमारे देश के अंदर से जा रहे थे, तो हमारी इकोनॉमी एक बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी और एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, यानी इकोनॉमी के अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा था, देश के अंदर ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड थे, देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और वहाँ से हमें अपनी कंट्री को क्या करना था, ग्रो करना था, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना था। इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकम द रियलिटी विद द सेटिंग अप द प्लानिंग कमीशन। इसके लिए इंडिया में 1950 में एक संस्था बनाई जाती है जिसका नाम होता है प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो किनको बनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है, ठीक है। अभी प्लानिंग कमीशन का नाम 2015 में मोदी जी ने बदल दिया, जिसका नाम कर दिया है नीति आयोग। तो इसमें हमने समझा है कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। 1947 में जब देश आजाद होता है तो देश की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है और वहां से हमारी कंट्री इकोनॉमिक प्लानिंग करने का डिसीजन लेती है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि कंट्री के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उसको देखते हुए और देश की जरूरत को देखते हुए उन रिसोर्सेज को सही ढंग से इस्तेमाल करना ताकि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से दूर किया जा सके, देश के अंदर से पॉवर्टी को दूर किया जा सके, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए हमारे देश के अंदर एक कमीशन भी बनाया गया है जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन, जो कि बनाया गया था 1950 में। अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। क्लियर हो गया? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। देखो हमारे देश के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो 1947 में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर के भी बुरे हालात थे, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। तो क्या एग्रीकल्चर क्या इंडस्ट्री, हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल जैसे एजुकेशन ना के बराबर देश के अंदर, हेल्थ सेक्टर के बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, तो सारी चीज़ें ही बेकार थे। तो अगर हम अपने देश के अंदर, हमें क्या करना था, हमें देश के अंदर जो प्लानिंग करनी थी वो दो तरीके से करनी थी। हमें एक तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी करनी थी और एक हमारे को सोशल प्लानिंग भी करनी थी, यानी कि हमें अपने देश का इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरीके का डेवलपमेंट करना था, ठीक है। इन इंडिया द प्लानिंग कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल एरिया ऑफ द एक्टिविटी। कह रहा है कि अगर देश के अंदर हमें इस तरीके की प्लानिंग करनी थी ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए और हमारा सोशल डेवलपमेंट भी हो जाए, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड जैसी चीजें हमारी सही हो जाए, ठीक है, क्योंकि सबके बुरे हालात चल रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर तो आपको पता ही है कितने बुरे हालात थे, इंडस्ट्री में हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गया, मॉडर्न इंडस्ट्री ना के बराबर थी, ट्रांसपोर्टेशन ना के बराबर था, ट्रेड पे हमारा मोनोपोली राइट था अंग्रेजों का, तो ये सब ठीक करना था। और दूसरा जो सोशल स्फीयर है उसके अंदर क्या आता है, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसमें इकोनॉमिक और सोशल दोनों स्फीयर्स को क्या करा गया, शामिल किया गया। क्लियर हो गया? अगर दोनों चीजों को एक साथ डेवलप्ड किया जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो इंडिया के अंदर जो प्लानिंग अपनाई गई उसमें सिर्फ इकोनॉमिक या सिर्फ सोशल शामिल नहीं किया गया, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल दोनों स्फीयर्स को शामिल किया गया। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो अगर एग्जाम में आ जाए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। बच्चों अब हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखो किसी भी देश के अंदर जब प्लानिंग बनाई जाती है ना तो वो इकोनॉमी की टाइप को देखते हुए बनाई जाती है। जनरली तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी जिसे हम लोग कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, और तीसरी होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। देश के अंदर जब भी इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है तो ये भी ध्यान रखना होता है क्योंकि हमारे देश के अंदर किस टाइप की इकोनॉमी चल रही है। तो 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है और हमारे देश को इतनी वर्स्ट सिचुएशन से हमारी जो गवर्नमेंट है वो आगे ले जाने की कोशिश करती है, तो हमारी गवर्नमेंट को ये सिलेक्शन भी करना पड़ता है कि हमारे देश के अंदर कौन सी इकोनॉमी रहेगी। जनरली उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मिक्स्ड इकोनॉमी के फेवर में थे, कुछ हमारे देश के इकोनॉमिस्ट थे जो मार्केट इकोनॉमी के फेवर में थे और कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में थे। तो जरा हम लोग पहले समझते हैं कि तीनों इकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्यों हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को ही हमारे देश के अंदर चुना और आज भी इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी ही चलता है। सबसे
सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी का कुछ एग्जांपल देता हूं। मार्केट इकोनॉमी में अभी काम कर रहा है जैसे कि अमेरिका, ठीक है, पूरा मार्केट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस काम कर रहा है, जर्मनी काम कर रहा है और बहुत बड़े बड़े देश है जो मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से काम कर रहे हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जैसे चाइना हो गया, ठीक है, इसके अलावा वियतनाम हो गया, नॉर्थ कोरिया होगा, ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के हिसाब से काम कर रहे हैं या सोशलिज्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारा इंडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा तीनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारी चीजें यानी सारा प्रोडक्शन मार्केट के हाथ में होता है, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है प्रोडक्शन के अंदर। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर सारा का सारा रोल प्रोडक्शन में किसका होता है, गवर्नमेंट का। और ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर सारा का सारा रोल गवर्नमेंट के साथ मार्केट का होता है। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर मार्केट इकोनॉमी चल रही है तो वहां पर आपको प्राइवेट स्कूल ही दिखाई देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा दिखाई देंगे, प्राइवेट फैक्ट्रियां, प्राइवेट कंपनियां ये ज्यादा दिखाई देगी। वहां की गवर्नमेंट अपने कुछ खास मुद्दों के ऊपर ही ध्यान रखेगी, जैसे कि आर्मी के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर। तो अमेरिका के अंदर ज्यादातर लोग कैपेबल है और ज्यादातर उस देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है या पॉवर्टी बहुत कम है। तो वहां पर पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो मार्केट के हाथ में है, यानी मार्केट क्या करती है, उन्हीं चीजों को बनाती है जिसकी देश के अंदर नीड होती है और गवर्नमेंट कुछ खास मुद्दों के ऊपर ध्यान रखती है, ठीक है। जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिज्म इकोनॉमी वो होती है जहां पर सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी कि जितनी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं या देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं सब गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं और प्राइवेट सेक्टर का रोल यहां पर ना के बराबर होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर बहुत सारी चीजें तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है लेकिन बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में भी होती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कूल प्राइवेट हैं लेकिन वहीं पर गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल भी है, बहुत सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हैं लेकिन गरीब लोगों का इलाज करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, ठीक है। बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आप अनाज खरीद सकते हो लेकिन वहीं पर बहुत गरीब लोग जो हैं उनको राशन से अनाज फ्री में देने का या बहुत कम पैसों में देने का भी इंतजाम किया गया है। इसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि तीनों इकोनॉमी के अंदर एक बेसिक डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। क्लियर हो गया। रोल ऑफ गवर्नमेंट, इस इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता, गवर्नमेंट सिर्फ खास मुद्दों के ऊपर ध्यान देती है। जैसे अमेरिका में गवर्नमेंट आपको राशन बांटते हुए नहीं दिखाई देगी, ज्यादा हॉस्पिटल चलाते हुए नहीं दिखाई देगी, स्कूल चलाते हुए दिखाई नहीं देगी। वहां पर अमेरिका जैसे देशों के अंदर जो गवर्नमेंट है उनका जो मेन मोटिव है वो कुछ खास चीजों में होता है, जैसे आर्मी को देखना, देश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखना। यहां पर जो गवर्नमेंट होता है वो सारी चीजों में रोल प्ले करता है, हर प्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करता है, ठीक है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खास चीजों को अपने कंट्रोल में रखती है लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी चीजों को दे देती है। क्लियर होता है, ठीक है। एक यहां पर छूट गया मोटिव ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर जो मोटिव ऑफ प्रोडक्शन होता है वो प्रॉफिट कमाना है। देखो अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करेगा तो वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। दो स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो प्राइवेट स्कूल किस लिए बच्चों का एडमिशन लेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। और गवर्नमेंट स्कूल बच्चों का एडमिशन क्या लेगा, वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएगा, वो सोचेगा कि ठीक है गरीब बच्चों को एजुकेशन मिल जाए। बात समझ में आ गई। तो मोटिव ऑफ प्रोडक्शन के अंदर याद रखना, यहां प्रॉफिट मोटिव होता है, यहां सोशल वेलफेयर का मोटिव होता है। यहां पर प्रॉफिट मोटिव भी होता है और सोशल वेलफेयर का मोटिव भी होता है। क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों चुना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिचुएशन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम। यहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्होम टू प्रोड्यूस। 11th क्लास में पढ़ा था कि इकोनॉमी के अंदर देश में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किस टेक्निक से बनेगा, किन के लिए बनेगा, ये सारे फैसले मार्केट के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। मार्केट ही डिसाइड करता है कि मार्केट में जिस चीज में प्रॉफिट है आप वो ही बनाओ, ठीक है। यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या बनेगा, कब बनेगा और कैसे बनेगा। यहां पर कुछ चीजों का डिसीजन गवर्नमेंट और कुछ चीजों का डिसीजन मार्केट भी लेती है। कॉम्पिटिशन, यहां पर कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट होता है। एक ही सामान को बनाने वाली कई कंपनियां, कई फैक्ट्री, कई कारखाने होते हैं, कई प्रोड्यूसर होते हैं। यहां पर कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं होता है। जिस सेक्टर में गवर्नमेंट आ जाता है तो गवर्नमेंट अपने अल्टरनेट या कंपटीशन वालों को आने नहीं देता। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन पाया जाता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं पाया जाता। मेरिट्स पे आ जाते हैं। इसका जो मेरिट्स क्या है, इसका मेरिट्स ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है और इकोनॉमी की ग्रोथ तेज होती है, यानी सरकार के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होता। देखो गवर्नमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन कौन सी
इकोनॉमी में होता है, इस इकोनॉमी में और इस इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल चला रही है, हॉस्पिटल चला रही है, बहुत सारे प्रोडक्शन कर रही है, गवर्नमेंट गरीबों का भी ध्यान रख रही है, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है इस इकोनॉमी के अंदर, सोशलिस्ट में और मिक्स्ड में। जबकि यहाँ गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट के पास और रेवेन्यू जनरेट होता है किससे, इंटरेस्ट, क्या नाम है तुम्हारा, टैक्स वगैरह से। या इंश्योर द सोशल जस्टिस, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, ठीक है, ये याद रखना है। डीमेरिट्स क्या है यहाँ पर, डीमेरिट्स ये है कि ये जो ओवरलुक्स द सोशल इंटरेस्ट, ये गरीब लोगों का ध्यान नहीं देते, ठीक है, ये सारी चीजें, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं देते, यानी कि जो कंज्यूमर चाहता है मार्केट में वो नहीं बनता, जो गवर्नमेंट चाहती है वो मार्केट के अंदर बनता है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, करप्शन बहुत ज्यादा होता है, किसके अंदर, जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं। आज आप देख लोगे, प्राइवेट स्कूल को देख लो और गवर्नमेंट स्कूल को देख लो, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उनको पैसा कम दे रही है, गवर्नमेंट बहुत पैसा दे रही है, लेकिन टीचर्स फिर भी सही से नहीं पढ़ा रहे। क्यों, जो अमीर लोग होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, उनका मानना क्या है कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। रीजन क्या है, क्योंकि जो वहाँ पर टीचर्स हैं उनको पढ़ाना पड़ता है, जबकि वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं वो पढ़ा भी रहे हैं, नहीं भी पढ़ा रहे, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ करप्शन तो होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे गवर्नमेंट ने अपने PSUs बेच दिया आजादी के बाद, क्यों, करप्शन वगैरह की वजह से ही बेच दिए। तो हमारे देश के अंदर जब हमारे देश को आजादी मिली तो 1947 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रेफरेंस दी, ठीक है। तो अब आगे यही बात हम आपको समझाई जाएगी। देखो, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया ने कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया। आफ्टर द फ्रीडम, लीडर ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कंफ्यूज विद द रिगार्ड टू इकोनॉमिक सिस्टम टू बी फॉलोड इन इंडिया। आजादी के बाद हमारे बहुत सारे लीडर थे, इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत कंफ्यूज थे कि हम कौन सी इकोनॉमी को अपनाएं। कुछ लीडर्स का कहना था कि हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी के तरफ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को खत्म कर देना। देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाने का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देना। ये एक अच्छा तरीका नहीं था। उस टाइम पे इंडिया की बहुत सारी इंडस्ट्री थी जो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही थी, जैसे टाटा वगैरह तो आ ही चुके थे। अगर गवर्नमेंट सबको खत्म कर देती, ये ठीक नहीं था और अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता था देश के अंदर, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम डिड नॉट अपील टू द जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू कैपिटलिज्म इकोनॉमी के फेवर में भी नहीं थे। बात समझ में आ गई। कैपिटलिज्म इकोनॉमी के फेवर में जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं थे, उनको पता था कि अगर हम कैपिटलिज्म इकोनॉमी ला देंगे, सारे स्कूल, सारे हॉस्पिटल, सारे कॉलेजेस, सारे प्रोडक्शन हाउसेज प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में चला जाएगा, तो फिर हमारे देश में जो इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो रखे हैं, इतने सारे लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उन लोगों का क्या होगा, उनको कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी के हिसाब से काम करेंगे, यानी प्राइवेट सेक्टर को अपना काम करने दो और हमें गरीबों के लिए काम करना है, तो हम सोशलिस्ट के हिसाब से, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमी एक साथ मिलकर काम करती है। तो आजादी के बाद हमारे कुछ लीडर किसके फेवर में थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कुछ लीडर किसके फेवर में थे, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, लेकिन ओवरऑल हमारे इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी अपनाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी, और आज भी हमारा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी के हिसाब से ही काम करता है। अब आते हैं हम लोग 5 ईयर प्लान इन इंडिया। 5 ईयर का प्लान जो है वो सोवियत यूनियन से आया इंडिया के अंदर, ठीक है। 1951 के अंदर हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट करा और इंडिया के अंदर लास्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 2012 तक गया, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 में आया और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 में। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनको हम लोग आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट है वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। क्लियर हो गया। महालनोबिस मेड द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया। ही एस्टैब्लिश्ड इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ISI इन कोलकाता, ठीक है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट लेकर आए। इसके अलावा हमारे देश के अंदर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट भी इन्होंने लगाया था कोलकाता के अंदर, तो बहुत बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी के अंदर महालनोबिस सर का, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नीड फॉर इंडिया इन प्लानिंग। क्यों इंडिया को 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग काम करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी 1947 के अंदर और एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, और उस स्टैग्नेंट इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है तो हमें एक बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत थी, जिसकी वजह से हमने 5 ईयर्स प्लान को अपनाया, ठीक है। सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट
टू द मार्केट फोर्स ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि हम मार्केट के ऊपर सब कुछ छोड़ नहीं सकते, यानी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, इसीलिए उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर आए और 5 ईयर प्लान को हमारे देश के अंदर लेकर आए। 5 ईयर्स प्लान से ये मानना था कि इट नीडेड अ बिग पुश टू इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि 5 ईयर्स प्लान से हम क्या करेंगे, अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ाएंगे और देश के अंदर जो गवर्नमेंट है वो सारे सेक्टर्स को सपोर्ट करेगी, जिससे हमारा देश धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 5 ईयर प्लान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इंडिया के अंदर। 5 ईयर प्लान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? 4 बड़े ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान। देखो मैं आपको बताता हूं, 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान का वो होता है जिसे हम 5 साल में ही कवर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 5 ईयर्स प्लान का वो है जो आजादी से टारगेट बना हुआ है लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि इस 5 ईयर प्लान के अंदर हम 5 किलोमीटर की ये सड़क बनवा देंगे, तो 5 किलोमीटर की सड़क बनवाना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान का एक शॉर्ट टर्म टारगेट है। ठीक है, ये तो आराम से पूरा हो जाता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि इस 5 ईयर प्लान में हम अपने देश के अंदर से पूरी गरीबी दूर कर देंगे, पूरी पॉवर्टी खत्म कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? इंडियन गवर्नमेंट 1947 से 1951 से जब से 5 ईयर प्लान बना रही है, इंडियन गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि पॉवर्टी खत्म कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे, जीडीपी को लेके चले ऊपर लेके चले जाएंगे, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। हाँ, अचीवमेंट मिल रही है धीरे धीरे, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। तो इसे हम लोग कहते हैं 5 ईयर प्लान के लॉन्ग टर्म टारगेट। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम सिर्फ 5 ईयर प्लान के लॉन्ग टर्म टारगेट्स पढ़ने वाले हैं। तो 5 ईयर प्लान के लॉन्ग टर्म टारगेट्स कितने हैं? 4 हैं। कितने टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म? 4। पहला ग्रोथ करना, दूसरा मॉडर्नाइजेशन करना, तीसरा सेल्फ रिलायंस करना और चौथा इक्विटी यानी कि देश के अंदर समानता लेकर आना। तो ये 4 चीजें, चारों को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे, यही हमारा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। सबसे पहला, देश के अंदर 5 ईयर प्लान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? देश के अंदर 5 ईयर प्लान हमने क्यों अपनाया? सबसे पहला, देश के अंदर ग्रोथ करने के लिए। ग्रोथ जैसे डेवलपमेंट कहते हैं या इससे हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन जीडीपी। देखो, देश के अंदर ग्रोथ को नापने के लिए एक पैरामीटर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। 1947 में जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर गए थे तो हमारा देश एक बहुत ही बैकवर्ड सिचुएशन के अंदर था और हमारे देश की पर कैपिटल इनकम कितनी थी वो मैं आपको बता चुका हूं। देश के अंदर नेशनल इनकम कितनी थी वो बता चुका हूं। जीडीपी 2% से भी कम रफ्तार से बढ़ रहा था, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान के हिसाब से हमने ये बोला कि 5 ईयर प्लान में हमारा पहला टारगेट था कि देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को किसी भी तरीके से बढ़ाना है। ग्रोथ रेफर टू इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रोथ का मतलब है कि देश के अंदर तेजी से आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, इसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, आइए जरा समझते हैं ग्रोथ इंप्लाइज। ग्रोथ का मतलब क्या है? फिर से समझा रहा है, ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, देश के अंदर कैपिटल का बढ़ना जिससे प्रोडक्शन हो। ठीक है, अ लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, जैसे देश में ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें अगर बढ़ेंगी तो हम बोलेंगे जी हमारे देश का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रोथ को नापने का एक सबसे बेहतरीन पैरामीटर है जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपने कितने रुपए की मार्केट वैल्यू का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अपने देश के अंदर प्रोड्यूस करा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? जीडीपी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी जीडीपी आपको पता है कि 2% से भी कम थी। अब वो जीडीपी अगर अब एवरेज लिया जाए, आजादी से लेकर आज तक एवरेज लिया जाए तो हमारी जीडीपी का एवरेज लगभग 6 से 7% का है। ठीक है, तो आप देखो कहां 2% से भी कम और कहां जो हम चले गए कहां 6 से 7%। तो देखो आज भी जो हमारी जीडीपी है ना, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कम से कम 10% जाए, लेकिन स्टिल 6% है, 7% है, उससे तो बहुत ज्यादा बेटर है। तो हमने अपने देश के अंदर जो हमारा 5 ईयर प्लान का पहला टारगेट था कि देश की जीडीपी को, देश की ग्रोथ को ऊपर लेके जाना,
ऊपर लेकर गए ग्रोथ को, लेकिन इतना नहीं गया जितना अभी हमारा टारगेट है। तो स्टिल 5 इयर्स प्लान का टारगेट ये आज भी बना हुआ है देश के अंदर ग्रोथ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जीडीपी के अंदर यहां पर एक बात बताई गई, द जीडीपी ऑफ कंट्री इज ड्राइव फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर। देश की जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन और सर्विसेज सेक्टर का प्रोडक्शन शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट देश के अंदर 5 ईयर प्लान का क्या है? देश के अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट या इंक्रीजिंग जीडीपी। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट को नापने का तरीका क्या है? जीडीपी। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है बता दिया, जीडीपी का मतलब क्या होता है बता दिया, और जीडीपी के अंदर हमारे देश के तीनों सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर आ जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह कि इन तीनों सेक्टर को बढ़ाना ही जीडीपी को बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना ही ग्रोथ करना देश के अंदर। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, 5 ईयर प्लान का दूसरा बड़ा टारगेट था देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन लेकर आना। अब ये मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है एडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन के अंदर नई टेक्निक का इस्तेमाल करना मॉडर्नाइजेशन है। और चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक का मतलब क्या है? देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल में एक पॉइंट पढ़ा था कि उस टाइम पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम था। ओवरऑल 16% था। ठीक है, मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 7%। ये किस चीज को दिखाता है? ये दिखाता है जेंडर बायस को। ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर भेदभाव किया जाता था महिलाओं के साथ। ठीक है, तो देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छी मशीनरीज का इस्तेमाल करने लग जाओ, आप बड़े बड़े प्लांट्स का इस्तेमाल करने लग जाओ, आप बेहतरीन टेक्निक से प्रोडक्शन करने लग जाओ, बल्कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी है कि देश के अंदर सोशल आउटलुक चेंज हो जाए, यानी जेंडर बायस खत्म हो जाए, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाए, देश के अंदर एजुकेशन को बढ़ाया जाए, देश के अंदर हेल्थ सेक्टर को बढ़ाया जाए। इसे हम लोग कहते हैं चेंज इन सोशल आउटलुक। और एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया कि नई टेक्निक के साथ काम करना। पहले हमारे फार्मर्स के पास, देखो हुआ भी है, पहले हमारे फार्मर्स के पास ट्रैक्टर नहीं था, थ्रेशर्स नहीं थे, मशीन्स नहीं थे, अब होने लगे। पहले फैक्ट्रियों के अंदर इतनी एडवांस मशीनें नहीं थी, अब होने लगे। पहले बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इतने प्लांट्स नहीं थे, अब होने लगे। आप किसी सर्विस सेक्टर में, बैंकों में जाओ तो पहले क्लर्क काम करते थे, है ना, कॉपियों पे काम होता था, अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, इंटरनेट सिस्टम बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि हमारी टेक्निक के अंदर हमारी टेक्निक तो है जो एडवांस तो हो गई है, और हमारा सोशल आउटलुक भी चेंज हुआ है। अब वुमेन एम्पावरमेंट देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, वुमेन की एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा जेंडर बायस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लिटरेसी रेट काफी बढ़ गया, एजुकेशन रेट काफी बढ़ गया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। ये हमारे 5 ईयर प्लान का एक बहुत बड़ा टारगेट था कि देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे। देखो, मॉडर्नाइजेशन लाना एक टारगेट था और मॉडर्नाइजेशन आया भी, लेकिन स्टिल आज भी ये हमारे देश के अंदर हमारी प्लानिंग का हिस्सा है कि आज भी हमें अपने देश के अंदर विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का हमारे 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। हमारा जो 6th 5 ईयर प्लान आया था उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन क्या दी गई है? कह रहे कि सेक्टरल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्शन। सेक्टरल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जब देश आजाद हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में लोग लगे थे। भाई एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री को बढ़ाओ, इंडस्ट्री के साथ सर्विस को बढ़ाओ, एक बैलेंस बने देश के अंदर। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि देश के अंदर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री होनी चाहिए, भाई हर तरीके की इंडस्ट्री होनी चाहिए। एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना, एंड इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन, और देश के अंदर नई नई इंस्टीट्यूशंस आना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? मॉडर्नाइजेशन कहलाती है। ठीक है, और नई इंस्टीट्यूशन आने का मतलब क्या? फाइनेंस से जुड़ी नई इंस्टीट्यूशन आ जाना, जैसे कि देश के अंदर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस आजादी के बाद आई है, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो जाए, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हो जाए, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कॉन्ट्राडिक्शनरी। ठीक है, एक बार ये समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको सुनने में क्या लग रहा है? पहला कह रहा है कि मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉन्ट्राडिक्शनरी है?
ठीक है। जो पहले के इकोनॉमिस्ट थे ना, पहले के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जो हमारे प्लानर्स थे, उनका ये मानना था कि अगर देश में अगर हम क्या करते हैं, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाते हैं, अगर हम अपने देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाएंगे तो हमारी टेक्निक बेटर होगी। अगर हमारी टेक्निक बेटर होगी तो हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू होगा। ये पहले के लोगों का मानना था, यानी कि पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ये मानना था, ठीक है। तो पहले के लोगों का मानना था कि मॉडर्नाइजेशन करने से हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि ये मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट एक कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या चीज है? कॉम्प्लीमेंट्री। आइए जरा समझते हैं। मॉडर्नाइजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड द हायर लेवल ऑफ इनकम, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो देश के अंदर डिमांड बढ़ेगा। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा तो देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और बात बिल्कुल सही भी थी। शुरू में क्या था कि जब हमारे प्लानर्स ने एडवांसमेंट करा, टेक्नोलॉजी को, नई नई टेक्निक को अपनाया, तो देश में प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने की वजह से देश के अंदर लोगों की इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट होने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया। तो बहुत सारी चीजें हुई। तो पहले के इकोनॉमिस्ट मानना था कि भाई मॉडर्नाइजेशन करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और ऐसा हुआ भी सच में। लेकिन बाद में इस चीज ने एक टर्न ले लिया। टर्न ये ले लिया कि टेक्निक धीरे 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 इतनी एडवांस होती गई कि टेक्निक ने ना लोगों की जगह लेनी शुरू कर दी। आजकल बैंक में जा रहे हैं, पहले 5-6 क्लर्क बैठे रहते थे पैसा डिपॉजिट लेने के लिए, अब एक मशीन ला के रख दिया और बाकी सारे लोगों की छुट्टी। यानी मशीन तो वन टाइम आई है, मशीन आने की वजह से 5-6 लोगों की छुट्टी हो गई। पहले मैं किसी ऑफिस वगैरह में जाता था, देखता था कि कोई मान के चलो बड़ा अधिकारी अंदर बैठा हुआ है, तो वहां पर उसके ऑफिस में हमने देखा कि गेट पे 2-3 गार्ड बैठे हुए हैं। अब गार्ड वार्ड का सिस्टम नहीं है। अब किसी कंपनी में जाओ, क्या है? पंचिंग मशीन है। अब मशीन को पंच करो। अब 2 गार्ड काम कर रहे थे, 2 गार्ड की जगह वो पंचिंग मशीन काम कर रही है और ऊपर जो कैमरा लगा है वो काम कर रहा है। तो यानी कि अब ये देखा गया कि टेक्निक धीरे 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 इतनी एडवांस होती जा रही है कि वो कैपिटल वो क्या कर रही है, लोगों की जगह लेती जा रही है, जिसकी वजह से अब ये बताया गया है कि एक ड्रामेटिक टर्न आया है। क्या टर्न आया है? कि जो टेक्निक है वो सब्स्टिट्यूटिंग द लेबर, वो लेबर को रिप्लेस करने लग रही है, जिसकी वजह से देश के अंदर एक जॉबलेस ग्रोथ बनती जा रही है। ठीक है, देश के अंदर क्या बन रही है? जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ मतलब देश का ग्रोथ तो हो रहा है, देश का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन जॉबलेस यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो अब हमने ये समझना है कि मॉडर्नाइजेशन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट को कम करने का भी काम अब करने लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज बच्चों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है अपने ऊपर डिपेंड होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना। जो चीजें आप बाहर से मंगवा रहे हो उसे अपने देश के अंदर ही बनाना। देखो 1947 के बाद हमारे देश में कुछ भी नहीं था, तो चलता है कि हमने कैपिटल गुड्स बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट करा, हमने कंज्यूमर गुड्स बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट करा, लेकिन आज भी हम बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आप छोटा सा एग्जाम्पल समझो, हम एक फ्रिज या एसी लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो इंडियन कंपनियां भी होती है, लेकिन फिर भी हम फॉरेन की किसी कंपनी का ही सामान उठा लेते हैं। इसका मतलब आज भी हम सेल्फ रिलायंस नहीं है, अपने देश की चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। सेल्फ रिलायंस कब कहलाएंगे? जब हम जो चीजें बाहर से मंगवाते हैं या खरीदते हैं उसे अपने देश के अंदर ही बनाने लग जाए या अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होंगे? हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें दूसरों की जरूरत नहीं होगी और फॉरेन करेंसी भी इंडिया के अंदर बढ़नी लग जाएगी। ठीक है, तो स्टिल 5 ईयर प्लान का ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो आज तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत अचीवमेंट इसके अंदर मिली है। टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग बहुत सारे और प्लान लाती रहती है, लोगों को जागरूक करती रहती है, ताकि हमारा देश क्या बन जाए? सेल्फ रिलायंस बन जाए। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिलायंस अंडर द इंडियन कंडीशन मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, बाहर की जरूरतों को कम से कम कर देना। ठीक है, डेवलपमेंट थ्रू द डोमेस्टिक रिसोर्सेज, और अपने देश का जो डेवलपमेंट है वो अपने देश के रिसोर्सेज की मदद से ही करना। इससे क्या होगा? रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्रीज, हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? और यही चीज यहाँ पे दिया गया है, अगर हम सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे तो रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी, अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस। जो लोग हमारे देश में इंटरफेयर करते हैं, जिनसे हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनका इंटरफेरेंस भी हमारे देश के अंदर बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी। ठीक है, इक्विटी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्विटी का मतलब होता है समानता, यानी कि इक्वालिटी देश के अंदर लेकर आना। अब इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? देखो 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है तो हमारे देश के अंदर कुछ ही लोग थे जिनके पास अच्छा पैसा था, बाकी सारे लोग तो गरीब ही थे।
अब देखो देश के अंदर गवर्नमेंट छोड़ देती, मान के चलो सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किसको चुना, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना? इक्वालिटी लाने के लिए, इक्विटी लाने के लिए देश के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को पता था देश में कुछ ही लोग अमीर हैं, अगर हम सारी चीजों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले छोड़ देंगे तो देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, देश में बड़ी कंपनियां, देश में बड़े कारखाने सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होंगे? सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के हाथ में होंगे। तो हमारे देश में एक जो तबका है, जो एक कम्युनिटी है वो बहुत अमीर हो जाएगी और दूसरी कम्युनिटी बहुत गरीब हो जाएगी और उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसा देश कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता जिस देश के अंदर एक बहुत रिच कम्युनिटी बन गई और एक बहुत पुअर कम्युनिटी बन गई। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना था। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर बोला था प्राइवेट सेक्टर को कि तुम अमीर लोगों के लिए काम करो, उनके लिए कार बनाओ, उनके लिए सारी चीजें बनाओ, ठीक है, उनके लिए एजुकेशन का इस्तेमाल क्या नाम है इंतजाम करो, उनके लिए हेल्थ का इंतजाम करो, उनके लिए हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेजेस बनाओ उनके बच्चों के लिए। मैं गरीबों के लिए काम करूंगा, गरीबों को फ्री में राशन दूंगा, गरीबों के लिए इंडस्ट्रियां लगाऊंगा, गरीबों के लिए एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम करूंगा, ये सारी चीजें, गरीबों के लिए रिजर्वेशन का काम करूंगा। तो ये सारे काम किसके लिए करें? गरीबों के लिए। तो देश के अंदर इक्विटी लाने के लिए ही 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना और 5 ईयर प्लान के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी कोशिशें करती है ताकि रिच को और रिच होने से और पुअर को और पुअर होने से बचा सके। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब क्या है आइए जरा समझते हैं। कह रहे कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर अवेलेबल बाय ऑल द सेक्शन। कह रहा देश के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उस वो सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। ठीक है, in addition to the objective of the growth, modernization and self reliance, equity is also important। अगर आप देश के अंदर क्या चाहते हो, देश के अंदर ग्रोथ चाहते हो तो मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के साथ आपको इक्विटी वाला फैक्टर भी आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी अब जरा समझते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है? एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज हर बेसिक नीड, फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। कह रहा है कि देश में हर व्यक्ति को अगर फूड की जरूरत को पूरा किया जाएगा, हाउसिंग की, एजुकेशन की और हेल्थ केयर की, तो हम बोलेंगे कि देश के अंदर क्या आ रहा है? इक्विटी आ रहा है। बात समझ में आ गई? इन शॉर्ट, इक्विटी एम टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इक्विटी का मेन पर्पस होता है लोगों की लिविंग का जो स्टैंडर्ड है उसको क्या करना? बढ़ा देना। ठीक है, टू प्रमोट द सोशल जस्टिस, जिससे देश के अंदर सोशल जस्टिस को प्रमोट होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मीन एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट्स द सेम शेयर इन द कंट्री नेशनल इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो हमारे देश में क्या होना चाहिए? हमारे देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या हमारे देश के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? देखो हमारे देश में होना चाहिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि हमारे देश के रिसोर्सेज में, हमारे देश की नेशनल इनकम में हर व्यक्ति का, हर इंडिविजुअल का सेम शेयर होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है। एक बात बताओ, एक डॉक्टर और एक छोटा सा वर्कर अगर दोनों को सेम सैलरी मिलने लग जाए देश के अंदर, तो वो जो वर्कर है वो खुश हो जाएगा, वो बोलेगा अच्छा हुआ मैंने इतनी मेहनत नहीं करी, मैंने इतनी मेहनत करके मैं डॉक्टर नहीं बना, मैंने इतना दिमाग अपना जो है किताबों के अंदर नहीं मारा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो हमारे देश के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। हाँ, एक डॉक्टर, एक सर्जन की सैलरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, किससे? एक वर्कर से, मानते हैं, लेकिन वर्कर की सैलरी इतनी कम नहीं होनी चाहिए जिससे उसको बेसिक फैसिलिटी भी ना मिल पाए, वो अपने लिए घर भी ना ले पाए, ठीक है, वो अपने मकान का रेंट भी ना भर पाए, उसको खाने के लिए भी पूरा ना हो, वो अपने बच्चों की एजुकेशन भी पूरा ना कर सके। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सभी लोगों को एक जैसी सैलरी मिले, सभी लोगों को एक जैसी इनकम मिले, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो एक वर्कर और एक डॉक्टर में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा? डॉक्टर भी बोलेगा भाई मैं तो वर्कर वाला ही काम कर लेता हूं, क्या दिक्कत है, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? फिर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, कोई फिर मेहनत नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो देश के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, देश के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि डॉक्टर की सैलरी ज्यादा हो, वर्कर की सैलरी कम हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन वर्कर की सैलरी इतनी कम नहीं होनी चाहिए
ताकि वो अपनी बेसिक नीड को भी पूरा ना कर पाए। बात समझ में आई? तो ये हमारे को बताया गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो हमारे इक्विटी का जो पर्पस है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर होता है? उसके बाद आ जाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991। अब यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं 1991 तक। 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और लिबरलाइजेशन। तो वहां से जो फेज है इकोनॉमी का वो एक अलग फेज है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमने जो 5 ईयर प्लान अपनाया, तो हमारे इकोनॉमी के अंदर सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951। तो 1951 से 1991 तक लगभग इन 40 सालों में हमने लगातार 5 ईयर प्लान पे काम करा। इसके बाद भी करा, लेकिन अभी हम 40 साल की बात करते हैं। इन 40 सालों में लगातार हमने 5 ईयर प्लान पे काम करा। तो क्या इस 5 ईयर प्लान से हमें कुछ अचीवमेंट्स मिली? आइए जरा समझते हैं कि क्या अचीवमेंट्स इन 5 ईयर्स प्लान से मिली। सबसे पहला, इंक्रीज इन द नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। देश का नेशनल इनकम बढ़ गया। देश के अंदर जो नेशनल इनकम था, नेशनल इनकम इंक्रीज फ्रॉम 2.1%, जो कि 1956 में 2.1% से बढ़ रहा था, अब 1990 के अंदर 5.9% से बढ़ रहा था। बाकी अब ये सारा पढ़ लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है, कि अचीवमेंट्स क्या थी। तो पहला अचीवमेंट क्या था? देश का नेशनल इनकम बढ़ गया। दूसरा, इंक्रीज इन द पर कैपिटल इनकम। 1956 में पर कैपिटल इनकम 1.8% की रफ्तार से बढ़ रहा था, जो कि 1990 के अंदर 3.6% की रफ्तार से बढ़ने लगा, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया। क्लियर? अब पर जो थर्ड है हमारा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप ये डाटा देख के समझ सकते हो। 1956 में हमारे देश में 70 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, जो कि 1990 में 40 साल के अंदर 350 लाख हो गया, लगभग 3.5 करोड़ हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू इनोवेशन ऑफ न्यू पॉलिसीज। इंडियन गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी लेकर आई रिगार्डिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर आ गई। एग्रीकल्चर के अंदर काफी रिफॉर्म आ गया, जमींदारी सिस्टम हट गया, लैंड रिफॉर्म आया, टेक्निकल रिफॉर्म आया, तो जिससे इंप्लॉयमेंट काफी तेजी से बढ़ गया। अगले नंबर पे हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। 1947 में जब देश आजाद होता है तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। इंडिया के अंदर कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं, कोई कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री नहीं। इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली राइट होता है, ठीक है, और इंडिया के अंदर सारे फिनिश प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नहीं होती। इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और इंडिया की जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद हम 5 ईयर प्लान अपने देश के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत तेजी से बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाते हैं और हर तरीके की इंडस्ट्री लगाते हैं, और इंडस्ट्री का क्या करते हैं? डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। We were producing all kind of consumer and capital goods in India. During the period, growth rate of industrial production has been around 7% per annum. और हमारे देश का जो एनुअल रेट है प्रोडक्शन का, एनुअल रेट है वो 7% से बढ़ने लगता है। हर साल 7% हमारा प्रोडक्शन क्या होता है? इंडस्ट्री के अंदर बढ़ने लगता है। तो इससे हमने क्या करा? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री भी करा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अवर इंडस्ट्रियल बेस बिकम द स्ट्रॉन्ग, इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्टेड ग्रोइंग एंड बिकम डाइवर्सिफाइड, ठीक है। तो 5 ईयर्स प्लान की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री थी वो काफी स्ट्रॉन्ग, उनका बेस काफी स्ट्रॉन्ग बना, ठीक है। हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत तेजी से ग्रो होने लगे और उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रियां इंडिया के अंदर आनी शुरू हो गई। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन जैसी चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा बेटर हो गई। एक डाटा यहां पर दिया कि जो डेथ रेट था इंडिया के अंदर, जो डेथ रेट था वो 27 पर 1000 इन 1951, जब 1000 लोग में से 27 लोगों की डेथ हो जाती थी एक साल में, जो कि अब 8 पर 1000 हो गया इन 1990। रीजन, हेल्थ सेक्टर बहुत बेटर कर दिया, एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, लोग अवेयर होने लगे अपनी हेल्थ को लेकर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 32 ईयर थी 1951 में, कहीं कहीं 44 ईयर लिखी है, जो कि 1990 में 64 ईयर हो गई, जो कि दिखा रहा है कि कितनी बेहतरीन तरीके से 5 ईयर प्लान ने इंडिया के अंदर काम करा, ठीक है। राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट और सेविंग का सही कॉम्बिनेशन बैठने लगा। अब लोग सेविंग के ऊपर भी ध्यान देने लगे, गवर्नमेंट फाइनेंस के ऊपर ध्यान देने लगी, लोगों को लोन देने पर ध्यान देने लगी, जिससे मार्केट का इन्वेस्टमेंट ओवरऑल बढ़ने लग गया, और डाटा भी लिखा है इन्वेस्टमेंट का। क्लियर